नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्योग्राफी की सीरीज़ हमारी चल रही थी। 70 डेज का जो प्लान है, इसके अंतर्गत हमने ज्योग्राफी की 3 क्लासें कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमने पहले टॉपिक वायुमंडल को कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक स्थल मंडल को भी कंप्लीट कर लिया है। आज की क्लास में हम जल मंडल को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलमंडल के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे महासागरीय उच्चावचों को, लवणता को, उसके बाद में महासागरीय जलधाराएं, जिसमें विभिन्न प्रकार की ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराएं दोनों को डिस्कस करेंगे, और महासागरों की पर्टिकुलर जो विशेषताएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पृथ्वी का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो लगभग 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर महाद्वीप विस्तृत हैं और लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर जलमंडल विस्तृत है। यानी कि कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग, लगभग 71% भाग पर जलमंडल विस्तृत है। ठीक है, पृथ्वी के कुल 71% भाग जलमंडल के अंतर्गत आता है, जो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। जलमंडल का 97.2% जल लवणीय है, यानी कि खारा है। 2.8% स्वच्छ जल है। इस स्वच्छ जल में से भी जो 2.1% जल है वो ध्रुवों पर हिमानियों के रूप में, ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, जबकि शेष बचा हुआ 0.7% जल नदी, झीलों तथा भूमिगत जल के रूप में मौजूद है। यानी कि कह सकते हैं कि जो 71% जल है, इसमें से जो हमारे पीने योग्य जल है वो मात्र 1% जल है। कितना जल है? 1% पीने योग्य जल है। अब हम बात करते हैं महासागरीय उच्चावच। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि महासागरीय उच्चावच होते क्या हैं। दोस्तों, जब हमने स्थलमंडल पढ़ा था तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत है, पठार है। ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते थे? उच्चावच कहते थे। स्थलमंडल में हमने 3 प्रकार के उच्चावच पढ़े थे: प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। इसी प्रकार से महासागरों के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और इन्हीं स्थलाकृतियों को ही महासागरीय उच्चावच कहते हैं। ठीक है, महाद्वीपों के समान महासागरों में भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें महासागरीय उच्चावच कहते हैं। महासागरों की औसत गहराई 3800 मीटर है, जबकि महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 मीटर है। अब जो महासागरीय उच्चावच हैं उन्हें मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। महासागरीय उच्चावचों को 4 वर्गों में बांटा गया है: महाद्वीपीय मगन तट, महाद्वीपीय मगन ढाल, नित्तल मैदान और गर्त। ठीक है, हम एक एक की डिस्कस करेंगे, एक एक की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये मान लीजिए हमारा है संपूर्ण महासागर, ये लीजिए। ठीक है, इसमें अपने को 4 प्रकार के उच्चावच देखने हैं। सबसे पहले महाद्वीपीय मगन तट, उसके बाद में महाद्वीपीय मगन ढाल। ठीक है, उसके बाद में देखने अपने को नित्तल मैदान, और उसके बाद देखना है अपने को गर्त यानी कि ट्रेंच। 4 प्रकार के हमारे उच्चावच हैं। अब सबसे अधिक विस्तृत इसमें अगर बात करें उच्चावच में, तो सबसे अधिक जो विस्तृत होता है वो नित्तल मैदान होता है, लगभग 40% एरिया पे होता है। ठीक है, संपूर्ण महासागरों के 40% भाग पर नित्तल मैदान होते हैं। इनकी भी हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन इनको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं महासागरीय मगन तट। महासागरों के वे भाग जो सागर में डूबे रहते हैं महाद्वीपीय मगन तट कहलाते हैं। महाद्वीपीय मगन तटों का औसत विस्तार 80 किलोमीटर तक होता है, जबकि इनकी औसत गहराई 200 मीटर तक होती है। महासागरीय मगन तटों के जो ढाल प्रवणता है वो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होती है। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको दिखा भी देते हैं। इनकी जो ढाल प्रवणता है वो लगभग 1 से 3 डिग्री तक होती हैं। और इनकी महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानें क्यों पाई जाती हैं? क्योंकि जितने भी नदी झीलें हैं वो लाके समुद्रों में अपना जल घेरती हैं। ठीक है, तो जैसे ही जल इकट्ठा लाती हैं तो उसके साथ में मिट्टी भी लाती हैं, मिट्टी के साथ में अवसाद भी आते हैं, तो सारे अवसाद आके यहाँ जमा हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है। तो दोस्तों इस बात को भी ध्यान रखना, सर्वाधिक जो पेट्रोलियम भंडार की जो क्षमता है या उनकी जो कैपेसिटी है या जो भंडारण है वो महाद्वीपीय मगन तटों पर ही पाए जाते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बात करते हैं। विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा महाद्वीपीय मगन तटों में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए अवसाद इकट्ठा हो जाता है और अवसादी चट्टानें बन जाती हैं। कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 7.5 से लेकर 8.5% तक भाग महाद्वीपीय मगन तट के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है हमारा महाद्वीपीय मगन ढाल। महाद्वीपों की अंतिम सीमा को महाद्वीपीय मगन ढाल कहा जाता है। महाद्वीपीय मगन ढाल महाद्वीपों तथा महासागरीय बेसिन को जोड़ने का काम करता है। यानी कि ऐसी सीमा को अपन महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं जहाँ पर महाद्वीप तो ख़त्म हो जाते हैं और महासागर स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए ये महाद्वीप हैं, ठीक है, ये महाद्वीपीय मगन तट हो गए। अब यहाँ से ये जो सीमा है यहाँ पर महाद्वीप लगभग ख़त्म हो जाते हैं इस सीमा में और महासागर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे महासागर मिलेंगे आपको नीचे की तरफ, ठीक है। तो महाद्वीप खत्म हो जाएंगे, महासागर स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी सीमा को अपन महाद्वीपीय मगन ढाल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इनकी जो औसत गहराई होती है लगभग 200 से लेकर 3000 मीटर तक होती है। ढाल प्रवणता 2 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक होती है। कुल महासागरीय क्षेत्रफल का लगभग 8.5% भाग महाद्वीपीय मगन ढाल के अंतर्गत आता है, लगभग 8.5% भाग। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नित्तल मैदान। महासागरों के सबसे विस्तृत भाग नित्तल मैदान कहलाते हैं। नित्तल मैदानों की ढाल प्रवणता 1 डिग्री से भी कम होती है तथा इनकी गहराई, नित्तल मैदानों की गहराई 3000 से 5000 मीटर तक होती है। नित्तल मैदान कुल महासागरीय क्षेत्र के 40% भाग पर पाए जाते हैं। नित्तल मैदानों का विस्तार प्रशांत महासागर में सर्वाधिक पाया जाता है, इस बात को भी नोट करना है। नित्तल मैदानों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे कटक है, समुद्रगिरी है, गुयोट है, ज्वालामुखी द्वीप है। ये सारी किस्में पाई जाती हैं, ये सारी पाई जाती हैं नित्तल मैदानों में, ठीक है। ये अब बात करते हैं नित्तल मैदान की। तो ये जो आकृतियाँ आपकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक दिख रही हैं आपको, ये सारे के सारे नित्तल मैदान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें कटक किस में आते हैं? नित्तल मैदानों में आते हैं। सी माउंट यानी कि समुद्रगिरी भी, गुमोट यानी कि गुयोट और ज्वालामुखी द्वीप, ये सारे के सारे किस में आते हैं? नित्तल मैदान में आते हैं। और सर्वाधिक विस्तृत जो क्षेत्र है वो भी नित्तल मैदान है। ये समुद्री क्षेत्र का लगभग 40% भाग होता है नित्तल मैदान, ठीक है। जबकि महाद्वीपीय मगन तट लगभग 8.5% भाग पर पाया जाता है और महाद्वीपीय मगन तट लगभग 7.5 से लेकर 8.5% भाग तक पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं महासागरीय कटक सभी महासागरों में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से अपने धरातल के ऊपर स्थल आकृतियाँ होती हैं जो ज्वालामुखी से निर्मित पहाड़ पर्वत होते हैं, उसी प्रकार से महासागरों के अंतर्गत भी पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं? महासागरीय कटक कहते हैं। इनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर पाया जाता है। कटकों की सर्वाधिक संख्या अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि अटलांटिक महासागर में विवर्तनीय प्लेटों के अंदर अपसरण पाया जाता है। अपसरण मतलब विपरीत दिशा में प्लेटों का फैलना। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। अब ये दोनों प्लेट अगर आपस में विपरीत दिशा में फैलेंगी, ये इधर जा रही है पश्चिम की तरफ, ये पूर्व की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो यहाँ क्षेत्र बन जाते हैं इसे अपन क्या कहते हैं? इस प्रकार जो क्षेत्र बन जाते हैं ये अपन महासागरीय कटक कहते हैं, ठीक है। कौन सी क्रिया के कारण होते हैं ये? तो ध्यान रखना, ये प्लेटों के अपसरण के कारण होते हैं। अपसरण मतलब विपरीत दिशा में फैलना। देखिए समुद्रगिरी या गुयोट, महासागरों की तली में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एकाकी पहाड़ियों को समुद्रगिरी कहते हैं। जब समुद्रगिरी का ऊपरी भाग महासागरीय लहरों द्वारा अपरदित होकर चौरस हो जाता है यानी कि समतल हो जाता है तो उसे गुयोट कहते हैं। यानी कि एक तरीके से ये भी ज्वालामुखी द्वारा निर्मित संरचना ही होती है। अब जो अपना अंतिम उच्चावच था चौथा, वो था गर्त या ट्रेंच। गर्त या ट्रेंच को समुद्री खाइयाँ या खंदक कहा जाता है। महासागरीय नित्तल का सबसे गहरा भाग क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है, ट्रेंच कहलाता है। देखिए वैसे तो अगर बात करें तो ये भी किसके अंतर्गत आता है?
देखिए मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये भी मुख्य रूप से नित्तल मैदानों के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होते हैं, नित्तल मैदान होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे नीचे की संरचना होती है, सबसे नीचे का जो भाग होता है, निचला भाग होता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। ये देखिए, और इसे अपन ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, देखिए इनकी औसत गहराई 3000 से 6000 मीटर तक होती है। महासागरीय गर्तों का निर्माण विवर्तनीय प्लेटों के अभिसरण द्वारा होता है। अभिसरण का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों का एक दूसरे की ओर समान, मतलब एक दूसरे की ओर, मतलब एक तरीके से विपरीत दिशा में कह सकते हैं अपन, विपरीत दिशा में खिसकना। कुल महासागरीय क्षेत्रफल का 7% भाग गर्त के अंतर्गत आता है। अभी तक महासागरों में 57 गर्तों का पता लगाया जा चुका है। इनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में है और 6 हिंद महासागर में स्थित हैं। सर्वाधिक गर्त अगर आपसे पूछा जाए तो प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक है, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है, जिसे अपन मेरियाना ट्रेंच कहते हैं। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त है वह है प्यूर्टो और हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है वह सुंडा गर्त। ठीक है, इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है।